हाय फ्रेंड्स, तो एक आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी आई है, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। एक्चुअली मैंने बिहार वाला जो है पीजीटी का एग्ज़ाम निकाल रखा है, टेट जो है वहाँ का एसटीईटी। तो हम सब तो अभी भर्ती का वेट कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे थे इसको भी भर देते। तो थोड़ा सा मैं इसका हिंदी मीनिंग आपको बता देता हूँ। बहुत से ऐसे छात्र होंगे हिंदी मीडियम के जिनको कि नोटिफिकेशन पढ़ने में दिक्कत होती होगी, तो मैं कोशिश करता हूँ अपने लेवल से जितना हो सके मैं हिंदी मीनिंग बताने का। अगर आपको लगे कहीं त्रुटि है तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कुछ हेल्प आप लोगों को इससे मिल सके। ठीक है, देखते हैं कि इसमें एक्चुअली में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ तो दे नहीं रखा है, कितना वैकेंसी है कह रहे हैं। इसमें जब मैंने पढ़ा था तो लिखा है कि कहीं बाद में ये अनाउंसमेंट होगा। ठीक है, लेकिन पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या क्या मतलब है इसका। देखिए, इसमें जो दे रखा है सबसे पहले जो ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पर में, तो पहले जनरल के बारे में, जनरल का मतलब सामान्य चीज़ें, इसके बारे में बता रखा है। देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा इसको ये देखिए। इसके बाद इसमें दे रखे हैं कि नंबर ऑफ कितने स्कूल से आर्मी के, तो देयर आर 136 आर्मी पब्लिक स्कूल्स। कितने हैं टोटल मिला के? 136 आर्मी पब्लिक स्कूल है। ठीक है, लोकेटेड इन वेरियस कैंटोनमेंट एंड मिलिट्री स्टेशंस अक्रॉस इंडिया। ये बहुत सारे जो छावनी होते हैं, कैंटोनमेंट या मिलिट्री स्टेशन होते हैं पूरे भारत में, उसमें स्थित है। These schools are administered and managed by local army authorities and affiliated to CBSE through Army Welfare Education Society। ये जितने भी स्कूल्स हैं सभी को प्रबंध किया जाता है या उनकी देखरेख की जाती है लोकल आर्मी अथॉरिटीज़ के द्वारा, और ये सारे CBSE से एफिलिएटेड है। और ये जो CBSE है ये सारे आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी से जो है जुड़े हुए हैं। AWES इनका नाम है शॉर्ट में। आगे दे रखे हैं कि लिस्ट ऑफ दिस स्कूल इज़ प्लेस्ड एट एनेक्सचर 1। एनेक्सचर 1 अभी जाएंगे अंदर, तो इसमें आपको इस स्कूल के लिस्ट आपको जो है मिल जाएंगे। देखते हैं आगे क्या दे रखे हैं। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 8700 टीचर्स ऑन द रोल ऑफ दिस स्कूल्स। कहते हैं इन स्कूलों में 8700 टीचर्स, रोल का मतलब हो सकता है कि यहाँ पर में शायद जगह खाली है या वैकेंसी है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में एक वर्ड के बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। तो आगे दे रखे हैं आउट ऑफ दिस, जिसमें से ए लार्ज नंबर गेट टर्न्ड ओवर एवरी ईयर ड्यू टू वेरियस रीजन्स। इसमें से क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हर साल जो है वो किसी न किसी कारण से, बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो बाहर चले जाते हैं। टर्न ओवर का मतलब होते हैं उनकी एज ख़त्म हो जाती है या हो सकता है कि रिटायर कर जाते हैं। ये वर्बल फ्रेज का यूज़ यहाँ कर रखा है, टर्न ओवर का। अब नोट में देखते हैं नोट में क्या दे रखा है। तो नोट में आपको दे रखा है यहाँ पर में, देखिए जल्दीबाजी में इसको समझने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि बहुत इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है दुनिया में जिनका ना तो जड़ है और ना ही सिर है, मतलब ना तो टेल है और ना ही हेड है। तो अगर आप सोचेंगे कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ करके मैं कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो इंग्लिश में, काफ़ी कौन है इंग्लिश को पढ़ा हुआ हो, बचपन से पूरा ज़िंदगी अंग्रेजी पढ़ ले, लेकिन अगर कोई सोचेगा कि किसी पैराग्राफ को उठा के एक ही बार में समझ जाए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए मैं एक एक की मीनिंग को मैं निकाल के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मुझे जब समझने में दिक्कत हो रही है इतने दिनों से प्रैक्टिस करने के बाद, तो समझ सकते हैं कि नॉर्मल स्टूडेंट्स का क्या हाल होता होगा। अब देखते हैं यहाँ पे वर्ड्स का कैसे कैसे यूज़ कर रखा है। जैसे कि एक सिंपल वर्ड भी यहाँ पे यूज़ कर सकता था ये, लेकिन ये सब जानबूझ के इस तरह का राइटिंग, हैंड राइटिंग लिखते हैं ताकि आगे जाके कहीं कोई बहाली अगर फंसे या कहीं पेच फंसे तो गवर्नमेंट को अच्छा लगे ये सब करने में। ठीक है, अगर टर्न ओवर यहाँ लिखा है, कुछ अच्छा सा वर्ड भी तो लिख सकते थे, रिटायर लिख सकते थे या सर्विस लिख सकते थे, दे आर नॉट इन द सर्विस, ऐसा भी लिख सकते थे। यहाँ रोल के बदले वैकेंसीज भी लिख सकते थे, या ऐसा भी हो सकता है कि रोल का मतलब साफ साफ लिखना चाहिए था कि स्कूल में जो है 8700 टीचर्स हमेशा पढ़ाते हैं या वहाँ पर में जॉब करते हैं। तो इस टाइप की लैंग्वेज नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नोट पे देखते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। और मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अगर मेरे से भी कहीं गलती हुआ हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तो सब सही ही होगा। ठीक है, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन द रिस्पेक्टिव स्कूल विल बी अनाउंस्ड बाय द स्कूल मैनेजमेंट व्हाइल एडवर्टाइजिंग फॉर होल्डिंग इंटरव्यूज़ इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स। कहते हैं जो वैकेंसीज़ की जो संख्या है, जो सही संख्या है, अलग अलग स्कूल में, रिस्पेक्टिव मीन्स अलग अलग, अपनी अपनी, इसे स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा घोषित किए जाएंगे। विल बी अनाउंस्ड व्हाइल एडवर्टाइजिंग फॉर होल्डिंग इंटरव्यूज़ इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स। और जब एडवर्टाइज का टाइम आएगा उस समय,
ठीक है, और जिससे कि इंटरव्यू होगा या टीचिंग स्किल्स की इवैल्यूएशन का पता लगाया जाएगा। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पोस्ट फॉर टीचर्स इन वेरियस कैटेगरीज शुड बी रेगुलर और ऑफ फिक्स टर्म। जो अलग अलग कैटेगरीज के जो टीचर्स के पोस्ट है ये रेगुलर भी हो सकते हैं या फिक्स टर्म में भी हो सकते हैं, नेचर के हो सकते हैं। विच शैल बी इन्फॉर्म्ड अलॉन्ग विद द अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंसीज। मतलब कह रहे हैं फिक्स टर्म तो जानते ही हैं, जो ऐसे ही रख लेते हैं टेम्पररी बेस पे, हो सकता है इसका मीनिंग यहाँ पे फिक्स टर्म। देखिए कैसे कैसे वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और रेगुलर आप जानते ही हैं क्या होते हैं, जो कि कहते हैं कि जब वैकेंसी आएगी, मतलब वैकेंसी अभी आई नहीं है कि कितना वैकेंसी है, उसके साथ जो है घोषित कर दिए जाएंगे। अपॉइंटमेंट्स विच फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रेगुलर वुड बी लायबल टू ट्रांसफर इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। कहते हैं जो कि रेगुलर की कैटेगरी में जो अपॉइंटमेंट्स आएंगे, फॉल मतलब यहाँ आना, वो लायबल हो जाएंगे, जिम्मेवार हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में जाने के लिए या ट्रांसफ़र होने के लिए। चलिए सिलेक्शन प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में, इसमें प्रोसीजर में दे रखा है कि द सिलेक्शन ऑफ टीचर्स विल बी डन इन 3 स्टेजेस। मतलब 3 स्टेज होंगे जिसके जरिए जो है टीचर्स का जो है वो सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बिहार वाला जो नोटिफिकेशन आया था तो उसमें कोई नोटिफिकेशन को नहीं मान रहा है, कोई कह रहा है, गवर्नमेंट कह रही है कि नोटिफिकेशन गलत आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही है। तो मैंने इस चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, तो मैं सोचा हूँ कि कुछ इस तरह का अगर वैकेंसीज आता है तो मैं उसका एक एक लाइन का मीनिंग आपको निकाल के बता दूँ, ताकि आप फॉर्म भरने से पहले आप नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़ लें। ये नहीं देखें कि मैं MA कर रखा हूँ, PhD कर रखा हूँ, BEd हूँ, चलो उठा के भर देते हैं। नहीं, आपको नोटिफिकेशन को एक एक चीज़ को उठा के जो है भरना है, ठीक है। देख देख के भरना है कि हमने क्या चीज़ भरा है, उस चीज़ के लिए हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, वो चीज़ हमारे पास है या नहीं है, ताकि अगर आप पास करें तो आगे जाके कोई बहाना ना भी मिल पाए गवर्नमेंट का, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में जो पहला स्टेज होता है वो क्या होता है, देखिए। एन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन 19 and 20 फरवरी 2022। कब होगा स्क्रीनिंग टेस्ट? तो ये किए जाएंगे 19 और 20 फरवरी 2022 को वैकेंसीज के लिए। दैट विल अराइज ड्यूरिंग द एनस्यूइंग एकेडमिक ईयर, जो कि आने वाले वर्षों तक जो है सामने दिखाई पड़ेंगे। अब देखिए मीनिंग कैसा लिख रखा है, किस तरीके से लिख रखा है। एनस्यूइंग मतलब आने वाले, मतलब इसका मतलब हो सकता है, कहने का मतलब हो कि वैकेंसी अभी तो है नहीं, लेकिन अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हो जाते हैं, ठीक है, तो जो आने वाला जो मतलब हो सकता है इसका कुछ टाइमलाइन होगा और उतने दिन की वैलिडिटी होगी, जैसे सीटेट का है या और भी स्कोर कार्ड का है। उस हिसाब से जैसे जैसे वैकेंसी आएगी हो सकता है आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, इसीलिए अभी वैकेंसी का नंबर नहीं दे रखा है। दिस शैल बी कंडक्टेड ऑनलाइन बाय एन एजेंसी। ये किसके द्वारा किए जाएंगे? ऐसे एजेंसी के द्वारा किए जाएंगे जो कि ऑनलाइन कराए जाएंगे। आइडेंटिफाइड बाय HQAWES सेंट्रली। इससे कि HQAWES का मैंने ऊपर फुल फॉर्म बता रखा है, उसको सेंट्रली रूप से किए जाएंगे। टू एंश्योर यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ टीचर्स इन ऑल आर्मी पब्लिक स्कूल्स। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता। हाँ, तो कह रहे हैं टू इंश्योर यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ टीचर्स, जिससे कि एक ही प्रकार की क्वालिटी का जो है टीचर्स के अंदर पता लग सके, यूनिफॉर्म, ठीक है। जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं उसके लिए, मतलब कि टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में, उनके समान आपके पास क्वालिटी है पढ़ाने की, नहीं, उसी को यूनिफॉर्म क्वालिटी कहा गया है यहाँ पे। दोज हु क्वालिफाई इन दिस स्टेज विल बी गिवन ए स्कोर कार्ड। अब मैंने बताया था ना, वही चीज़ दे रखा है कि जो कोई भी इस स्टेज को पार कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, उन्हें एक स्कोर कार्ड दिए जाएंगे विच विल बी वैलिड फॉर लाइफ। ये लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा। बहुत अच्छी बात है ये तो सीटेट सबसे भी बहुत अच्छा हो गया, और भी स्टेट हम लोगों ने जो पास किया उससे सभी अच्छा हो गया। प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स फिक्स अप ए टीचिंग जॉब विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्क्रीनिंग एग्जाम इन एनी CBSE एफिलिएटेड स्कूल फॉर ए कंटिन्यूस ड्यूरेशन ऑफ एटलीस्ट 1 year। अब यहाँ थोड़ा लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स दे रखा है, बशर्ते की, इस शर्त पर कि प्रोवाइडेड जो कैंडिडेट है उन्हें एक टीचिंग जॉब मिल जाता है 3 साल के अंदर में। कब से? जब वो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम पास करते हैं किसी भी हाँ ठीक है, यहाँ से पहले समझिए,
जब स्क्रीनिंग एग्ज़ाम पास करते हैं तो पासिंग के टाइम से दे रखा है, उस दिन से, ठीक है। कोई भी CBSE एफिलिएटेड स्कूल में कंटिन्यूस ड्यूरेशन ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर, मतलब कम से कम 1 साल की लगातार के ड्यूरेशन में। अब इसका क्या अर्थ है आप समझ सकते हैं, कितना किस तरीके से लिख रखा है और क्या इसका मीनिंग है, क्या समझे इस कार्ड का मीनिंग। मतलब अगर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक दे रखा है तो फिर यहाँ से प्रोवाइडेड का क्या मीनिंग है यहाँ पे, और अगर ऐसा मीनिंग है तो कोई और CBSE एफिलिएटेड स्कूल का क्या मीनिंग है। जब आर्मी पब्लिक स्कूल की बात हो रही है तो फिर और CBSE स्कूल की क्यों बात हो रही है, शायद आप सबको समझ में आ रहा होगा, तो मुझे बताइएगा आप, ठीक है। हो सकता है कि मैं पूरा नोटिफिकेशन को अभी एक्सप्लेन करूं तो मुझे समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए दे रखा है, फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ। दोज हु क्वालिफाई इन दिस स्टेज विल बी गिवन ए कार्ड विच शैल बी वैलिड फॉर लाइफ, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स पिक्स अप ए टीचिंग जॉब within 3 years from the date of passing the screening exam in any CBSE affiliated school for a continuous duration of at least 1 year। मतलब ये भी हो सकता है यहाँ पर में कि बशर्ते कि ऐसे कैंडिडेट जिसको कि जिस दिन वो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम पास करता है उससे लेकर के 3 साल के भीतर उसे कोई ना कोई जॉब मिल जाता है किसी भी CBSE एफिलिएटेड स्कूल में, कम से कम 1 साल के लगातार ड्यूरेशन के, मतलब 1 साल वो किसी भी CBSE स्कूल में लगातार काम कर लेता है। देखिए ये सब चीज़ क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर के ये मुद्दा बहुत भयंकर हो जाता है। बिहार STT में एक समस्या बहुत बड़ी क्रिएट हो गई नोटिफिकेशन को लेकर के, ठीक है। ए स्कोर कार्ड विल मेक कैंडिडेट एलिजिबल टू अपीयर फॉर द रिमेनिंग स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए यहाँ तो चलो कन्फ्यूजन है, आगे तो थोड़ा क्लियर कर रखा है कि स्कोर कार्ड जो है वो कैंडिडेट को एलिजिबल बना देगी कि बचे हुए जो स्टेज होते हैं, अभी देखेंगे आप कि स्टेज 1 है, स्टेज 2 क्या है, स्टेज 3 क्या है, तो आपका जो बचा हुआ स्टेज में जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके लिए आप वहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप फर्स्ट स्टेज में स्क्रीनिंग एग्जाम पास कर लेते हैं तो। इन एडिशन टू फ्रेश कैंडिडेट्स द फॉलोइंग में ऑल्सो अपीयर फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट। फ्रेश कैंडिडेट मतलब जो नए हैं, जो कभी स्क्रीनिंग टेस्ट पास नहीं किए हैं, उनके अलावा इनका एडिशन टू फॉलोइंग में ऑल्सो, फॉलोइंग मतलब जो नीचे लिखा गया है, ऐसे कैंडिडेट भी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं। पहला कौन से हो सकते हैं? होल्डर्स ऑफ स्कोर कार्ड्स हु वांट टू इम्प्रूव देयर स्कोर्स। पहले से अगर किसी के पास स्कोर कार्ड है इस तरह का और इस स्क्रीनिंग टेस्ट में अपीयर होकर के उस स्कोर कार्ड की जो नंबर है उसको और बढ़ाना अगर चाहता है तो, उसको और इम्प्रूव करना चाहता है तो। सेकेंड है those desirous of upgrading themselves, for example candidates holding a score card for TGT may now want to obtain a card for PGT having acquired additional qualification। वह कोई जो डिज़ायरस है, डिज़ायरस मतलब अपने आप को मतलब ग्रेड बढ़ाने के लिए, अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए, अपग्रेडिंग देमसेल्स। एग्जाम्पल कैंडिडेट होल्डिंग ए स्कोर कार्ड ऑफ TGT, ऐसे कैंडिडेट जिसके पास TGT का तो स्कोर कार्ड है लेकिन अब वो PGT का स्कोर कार्ड ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना चाहते हैं। हैविंग एक्वायर्ड एडिशनल क्वालिफिकेशन, और जिसने कि सही जितना क्वालिफिकेशन उनको होना चाहिए उसको उन्होंने हासिल कर रखा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब नोट में देखिए क्या दे रखा है। प्लीज नोट दैट होल्डिंग ए स्कोर कार्ड बाई इटसेल्फ डज नॉट एंटाइटल द कैंडिडेट फॉर एन अपॉइंटमेंट एज टीचर। चलिए ये सब तो क्लियर है। यहाँ पे प्लीज़ नोट करें कि अगर आपके पास स्कोर कार्ड है तो खाली ये स्कोर कार्ड सिर्फ ये आपको एज टीचर जो है किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में अपॉइंटमेंट के लिए कैंडिडेट की उपाधि या एंटाइटल नहीं देती है। इट ओनली रेंडर्स द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्टेज 2 and 3 ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेसेस। और यह केवल कैंडिडेट को यह बताती है, रेंडर करती है कि वह स्टेज 2 और स्टेज 3 जो हमारी नियुक्ति का जो प्रक्रिया होगा या सिलेक्शन प्रोसेस होगा उनके लिए वो एलिजिबल है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं बी में स्टेज 2 में इंटरव्यू। अब इंटरव्यू कैसे होगा? एज नोटेड एट नोट टू पैरा 2 अबव द रिस्पेक्टिव स्कूल शैल अनाउंस द वैकेंसीज अवेलेबल थ्रू वेरियस मीन्स लाइक न्यूज़पेपर्स, द स्कूल वेबसाइट, नोटिस बोर्ड एटसेट्रा। कहते जैसे कि पैराग्राफ 2 ऊपर दिए गए हैं, अबव मतलब ऊपर, अपनी अपनी जो स्कूल है रिस्पेक्टिव स्कूल्स वे क्या करेंगे तो लोकल न्यूज़पेपर, वेबसाइट, नोटिस बोर्ड के जरिए जो है वो अपनी वैकेंसी को जो है वो
अपना अनाउंस करेंगे कि भाई हमारे स्कूल में इतना वैकेंसी है, हमारा स्कूल इस एरिया में है, आपको उसमें अप्लाई करना है तो करिए और आज आइए मेरे पास। कैंडिडेट्स वुड हैव टू अप्लाई इन रिस्पॉन्स टू दिस अनाउंसमेंट। वही बात कहा मैंने कि जो अनाउंसमेंट की जाएगी उसी हिसाब से आपको अप्लाई कर लेना है। ये नहीं कि आप दिल्ली में रहते हैं, चाहेंगे कि हम साउथ इंडिया में जाके जॉब करें और आप कन्वीनियंट ही नहीं हो पाएंगे, तो वही बात यहाँ पे कह रखा है। द इंटरव्यूज़ मे और मे नॉट बी हेल्ड एट द लोकेशन ऑफ द स्कूल। हो सकता है कि इंटरव्यू जो है जहाँ पे स्कूल हो उसके आसपास या लोकेशन में ना हो। इट मे बी हेल्ड एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ लोकल मैनेजमेंट एट कन्वीनियंट प्लेस एट वन ऑफ द अदर स्कूल्स। हो सकता है कि दूसरे स्कूल में हो और ये मैनेजमेंट की जहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा हो सके उसके अनुसार से हो, या उसके हिसाब से विचार विमर्श करके हो। वही कह रहा है एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द लोकल मैनेजमेंट एट कन्वीनियंट प्लेस एट वन ऑफ द अदर स्कूल्स। सी में क्या कर रखा है स्टेज 3 में, इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो है और टीचिंग स्किल है उसका निर्धारण करना। तो फॉर लैंग्वेज टीचर्स रिटन टेस्ट कंप्राइजिंग एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ 15 मार्क्स ईच विल बी हेल्ड अलॉन्ग विद इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स। कहते हैं लैंग्वेज टीचर के लिए रिटन टेस्ट में एसे कॉम्प्रिहेंशन 15 मार्क की मिले होंगे, कंप्राइज होंगे। ईच विल बी हेल्ड अलॉन्ग विद इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स, और जितने भी हैं सारे टीचिंग स्किल्स की जो इवेल्युएशन है उनके साथ जुड़े होंगे। सिलेक्शन कमेटी में ऑल्सो होल्ड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इफ दे डिजायर, और जो सिलेक्शन करने वाली जो समिति है या कमेटी है वो हो सकता है कि कंप्यूटर में आप कितना निपुण है, प्रोफिशिएंसी है, वो हो सकता है कि ऐसा मांग करे इफ़ दे डिज़ायर, सो डिज़ायर। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे नोट में पहला नोट, स्टेजेस 2 and 3 विल बी हेल्ड इन टेंडम अंडर द एजेस ऑफ इजेस है, इजेस ये तो इसमें साइलेंट होंगे, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट HQ कमांड स्कूल मैनेजमेंट। जैसे मैंने बोला था कि लैंग्वेज सिंपल नहीं लिख रखा है कि स्टेजेस जो है 2nd और 3rd ये कैसे होंगे, तो जो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है या स्कूल के मैनेजमेंट है वो अपने सुविधा के अनुसार से या अपनी सुरक्षा के हिसाब से इजेस अपना ये सारी चीज़ें करवाएंगे। तो हेल्ड इन टेंडम वही मीनिंग है यहाँ पे। सेकंड है अपॉइंटमेंट्स विल बी मेड एज पर CBSE AWES रूल। CBSE और AWES के जो भी रूल नियम कानून है उसके हिसाब से नियुक्ति होंगे या किए जाएंगे। थर्ड में है द इंटरव्यू शैल बी फॉर ए ग्रुप ऑफ स्कूल्स क्लस्टर एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर रेगुलर कैटेगरी मे बी अपॉइंटेड इन एनी ऑफ द स्कूल्स इन दैट क्लस्टर। कहते हैं कि जो इंटरव्यू होंगे वो ग्रुप ऑफ स्कूल्स के लिए होंगे, मतलब सारे स्कूल को मिला के हो सकता है कि लिख रखा है कि एक ही बार में इंटरव्यू होंगे, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे रेगुलर कैटेगरी के लिए उससे उस झुंड में से, मतलब जो सबको तो मिला के एक बार इंटरव्यू लिया जाएगा, लेकिन उस झुंड में से किसी को भी किसी भी स्कूल में अपॉइंट किया जा सकता है। देखिए इसीलिए नोटिफिकेशन को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और जिसके इंग्लिश पे पकड़ अच्छा है, कमांड अच्छा है, वो तो अच्छा से समझ जाएगा, लेकिन बाकी कैंडिडेट तो समझते ही हैं कि उनको दिक्कत होती होगी अगर वो हिंदी में नोटिफिकेशन पढ़ते होंगे। तो होगा कि नहीं पता नहीं, मैं तो इंग्लिश वाला निकाल रखा हूँ अभी, ठीक है। चलिए आगे दे रखे हैं ऑथोरिटीज़ कंडक्टिंग द इंटरव्यू में कैरी आउट एडिशनल स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज लार्ज एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली और मैनेजेबल। लीजिए कंडीशन पर से कंडीशन है, क्या लिख रखा है कि ऑथोरिटीज़ क्या कर सकते हैं कि कंडक्टिंग द इंटरव्यू, जो इंटरव्यू करा रहे होते हैं वो हो सकता है कि जो कैंडिडेट का पहले से स्क्रीन हो रखा है उसका फिर से जो है स्क्रीनिंग टेस्ट करा दे, है ना। मतलब ये कब करेंगे, तो जब कैंडिडेट की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और इनको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, अनमैनेजेबल एडमिनिस्ट्रेटिवली, ठीक है। फिफ्थ में candidates who receive a letter of offer of appointment for the post of a teacher in any category are required to get a police verification certificate। ये बहुत इजी लैंग्वेज है। कैंडिडेट्स जो कि जिन्हें की लेटर मिल गया है अपॉइंटमेंट या ज्वाइनिंग के लिए किसी भी कैटेगरी में टीचर के पोस्ट के लिए, चाहे वो हिस्ट्री के लिए चाहे वो इंग्लिश के लिए, उन्हें ज़रूरत है कि उन्हें पुलिस वेरिफिकेशन जो आसपास का उनका लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ से वो अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं, जल्दी से जल्दी करा सकते हैं।
एंड नो केस लेटर देन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब यहाँ पे क्या मीनिंग होना चाहिए? एंड नो केस लेटर देन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और जिस डेट से ज्वाइनिंग है, हो सकता है इसका मतलब हो उस डेट से 30 दिन के भीतर कोई केस नहीं होना चाहिए। नो केस लेटर देन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ, या ऐसा भी हो सकता है इसका मीनिंग कि जिस दिन ज्वाइनिंग करेगा उससे 30 दिन पहले तक उसके खिलाफ कोई केस नहीं होना चाहिए, या इस टाइप का भी मीनिंग हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं, spouses of serving army, navy and air force personnel will get verification of their antecedents from the commanding officer, formation commander, station commander of the establishment where their spouses are serving। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो spouses है, spouse तो जानते ही आप लोग, बहुत ईजी लैंग्वेज है, जो कि आर्मी में, नेवी में, एयर फोर्स पर्सनल में काम कर रहे हैं, वो अपना कहाँ से वेरिफिकेशन करवाएंगे? तो अपने जो पहले, जो उनसे पहले जो कमांडिंग ऑफिसर है, फॉर्मेशन कमांडर है, स्टेशन कमांडर है, वहाँ के जहाँ पे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के, वेयर देयर स्पाउसेस आर सर्विंग, वहाँ से ये चीज़ करवाएंगे वो जहाँ पे उनके स्पाउसेस काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे दे रखे हैं इसमें ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। देखिए कैसे होंगे, ये सब तो चलिए अलग बात था, अब थोड़ा सा इसमें देखिए, ये सब तो मेन चीज़ है, इसी चीज़ को सीखना जरूरी है। चलिए, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे होंगे? 5th में है, टू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। कहते हैं इंटरव्यू और इवैल्यूएशन जो टीचिंग स्किल्स है उसको क्वालिफाई करने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए कैंडिडेट्स को जो है वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास हो जानी चाहिए थी। देखिए लैंग्वेज थोड़ा गलत लिख रखा है यहाँ पे शुड हैव पास्ड नहीं होना चाहिए, शुड पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट तो होने वाली है, और ये जो यहाँ पे लगा रखा है शुड हैव पास्ड, इसका मतलब हो गया पास होनी चाहिए थी, मतलब काम हो चुका है, और आगे दे भी रखा है कि फ्यूचर में काम होगा। चलिए खैर, गलती तो सबसे होती है, मुझे तो लग रहा है ये गलत है, आप लोग बता सकते हैं ये सेंटेंस जो है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हो जाता है, इंसान कोई कंप्यूटर तो है नहीं, हमसे भी कई बार गलती होती है, आपसे भी होती होगी। आगे दे रखे हैं, दिस हैज़ बिन शेड्यूल्ड ऑन 19 and 20 February 2022 एट वेरियस सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। देखिए आगे फ्यूचर में काम दे रखा है, तो भला ये पास्ट में कैसे हो जाएगा? और इधर भी रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका, ये प्रिंसिपल क्लॉज भी आपका ऐसा नहीं है, ये भी सिंपल है, यहाँ कोई क्लॉज या सेंटेंस कनेक्टर भी नहीं है, तो भला कैसे ऐसा सेंटेंस हो सकता है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं ये जो शेड्यूल की गई है, ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगी वो आपको 19 और 20 फरवरी 2022 को होगी, पूरे देश में अलग अलग सेंटर्स में। द जनरल गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स आर गिवन इन द सक्सीडिंग पैराग्राफ। तो जनरल गाइडलाइंस है कैंडिडेट्स की, वो आने वाले पैराग्राफ में जो नीचे दी गई है उसमें दी गई है। ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है। द एग्जाम विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी फॉर ऑल सब्जेक्ट। ये सभी सब्जेक्ट के लिए टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए होंगे, जो एनेक्सर 2 में नीचे लिस्ट की गई है। अब आगे देखिए दे रखा है, प्लीज़ एंश्योर दैट, ये जो आपके रेड में लिखा है और येलो वाले कॉलम में लिखा है, प्लीज़ एंश्योर दैट यू मीट द एजुकेशनल एंड एज क्राइटेरिया बिफोर यू स्टार्ट रजिस्टरिंग योरसेल्फ। मैंने बताया था ना कि बगैर नोटिफिकेशन को पढ़े हुए ये काम नहीं करना है, कि कहते हैं कि अपने आप को पहले रजिस्टर करने से पहले ये देखें कि आपका एजुकेशनल और एज क्राइटेरिया जो है आप उस हिसाब से है कि नहीं है। इफ़ यू डू नॉट, अगर नहीं है, यू आर लायबल टू बी डिस्क्वालीफाइड विदाउट रिफंड ऑफ exam fees anytime during the selection process and even thereafter whenever a discrepancy is noticed। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप किसके लायबल हो जाएंगे, जिम्मेदार हो जाएंगे? तो डिस्क्वालीफाइड की, डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे, कोई एग्ज़ाम फी आपको रिफंड भी नहीं किया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम में। और यहाँ तक कि जो है कभी भी अगर आपको किसी भी तरीके की अनियमितता या कहीं भी ऐसा लगेगा आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, डिस्क्रिपेंसी कर रहे हैं, तो आपके साथ ऐसा किया जा सकता है। चलिए 7th में देखते हैं। यह है आपका क्वालिफिकेशन, द रिक्विजिशन, जरूरी जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या है वो दे रखे हैं। देखिए पीजीटी में जो है एजुकेशन आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन जानते ही हैं, ये एमए, एमकॉम, एमटेक, ये सारे पीजी में आता है।
कम से कम आपके पास 50% मार्क होना चाहिए, बीएड डिग्री होना चाहिए और टोटल मिला के आपके पास 50% मार्क होनी चाहिए। टीजीटी के लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 50% आपके पास मिनिमम मार्क होना चाहिए ग्रेजुएशन में। एग्रीगेट मार्क बीएड होना चाहिए और 50% मार्क आपके पास एग्रीगेट होनी चाहिए। प्रोफेशनल जो है